तायरा ये तो 10वां से ज़्यादा तुम ही लोग हो हैं। 10वां तो 2 ठो नहीं हुआ, 1 ठो ही हुआ, 3 ठो। तीन गो फ्री देखो फ्री कोई नहीं सर बंद कर दे, 10वां बंद कर दें क्या? क्या नंबर पेज होगा? 1 नंबर बंद था दीजिए है। वैसे भी प्रकाश, लाइट, किरण, रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, जिस दिशा में, उसी को किरण कहते हैं। जिस दिशा में प्रकाश मूव करते हैं, और उसको एक किरण अलग करना संभव नहीं है लाइट सोर्स से। जैसे ये लाइट सोर्स अभी जला देंगे, इसे एक किरण अलग करना संभव नहीं है, असंभव है। समझने के लिए उतना किरण नहीं पाड़ते हैं, एक दिखा देते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। जैसे ये लाइट सोर्स, यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, इससे बहुत सारी रेल निकल रही है, हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं, है ना। कोई वस्तु दिखता है, जब वो पड़ती है तो समझते हैं कि वो लाइट सोर्स है और उससे किरण निकल रही है। एक किरण प्राप्त करना संभव नहीं है, समझने के लिए किरण दिखा देते हैं, और किरण को जो दिखाते हैं इस प्रकार से दिखाते हैं। ये तीर ये बता रहा है जिधर नोकी इसका मतलब है उधर जा रही है, और जिधर मुंह है फैला मतलब उधर से आ रही है। ये तीर ये बताता है। यदि इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, इसका मतलब लाइट किधर से आ रही है, कहीं इधर से जा रही है इधर, इसका मतलब ये हुआ। ये इंडिकेट करता है तीर, यही बात हम लोग किरण को इस प्रकार दिखाते हैं। उसके बाद है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। ये सब एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला है, उधर की चीज़ को समझने के लिए। मैट्रिक नहीं होता तो सब बत्ती बोल करते। प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, मैट्रिक नहीं होता तो अभी तक अब यही देते चैप्टर को। क्या दिन तुम लोग को पढ़ाए थे दर्पण और अथी? 2 दिन, 1 दिन में पढ़ाए थे, एक दिन में पढ़ाए थे ना। हाँ, 1 दिन में लाइट लगी, 1 दिन में ख़त्म भी हो जाता। हाँ, बीम ऑफ लाइट। और क्वेश्चन भी छूटा क्या? बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? पर किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि एक रे अलग करना संभव नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक रे दिखा दिए कॉपी पर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा बहुत सारे रे को आपस में मिला देंगे तो उसे ही हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। नहीं दिख रहा है? हैं? टाइम देखो तो स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टे होगा। प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो बीम ऑफ लाइट है। और जैसे मैंने बताया कि एक प्रकाश पुंज प्राप्त करना संभव नहीं है, समझने के लिए बताते हैं। जैसे घर में है, देखो खपरा वाला घर है, कहीं एक छिद्र होगा, है ना, और वो करीब दिखता है सुबह के टाइम में। किस टाइम में दिखेगा? सुबह के टाइम में। देखो अभी लाइट उतना नहीं है, पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा किसी भी रोशनी आता है, नहीं आता है, हल्का सा, वो भी वो बीम ऑफ लाइट ही है। ऐसे जलेगा बल्ब तो वो बीम ऑफ लाइट ही है, उसको रे नहीं कर सकते हैं। एक रे प्राप्त करना संभव है ही नहीं। वो अरबों खरबों रे रहते हैं हमेशा एक साथ में, कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है उसको। एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट्स क्या है? मतलब क्या एनर्जी? लाइट जान लो एक चीज़, और अब समझ में नहीं आएगा सिर्फ सुन लो, सुनने में अच्छा लगेगा। लाइट जो है फोटोन के बंडल के रूप में, पैकेट्स के रूप में गमन करती है। हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, 12th में है ना। वो इस प्रकार से जो होते हैं पैकेट बने होते हैं, एनर्जी का पैकेट्स बने होते हैं, बंडल होते हैं, इस प्रकार लाइट ट्रेवल करते हैं, इसलिए हम लोग उसको एनर्जी कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम लोग आज वेव पढ़ाएंगे, ये सब बताना, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए कोई काम का नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो किसी भी माध्यम में गमन करती है, व्यक्ति में भी सब में गमन करेगा। लाइट्स वो होती है। ऑब्जेक्टिव में कहीं आ गया इसलिए बताते हैं, तो कोई काम नहीं है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये प्रकाश पुंज किसी भी सोर्स से निकल सकते हैं। इसको 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं।
पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब 10वां का कोई नहीं ना आएगा कि और विद्यार्थी भरने वाला है? क्योंकि फिजिक्स इसलिए शुरू में पढ़ा रहे हैं कि एक दिन में कब कर देंगे फिजिक्स को, 5 दिन छूटेगा तो बाकी पेपर यदि स्टार्ट हम कर देंगे तो फिर उसको मेकअप वूकअप हम नहीं करते हैं। और वो समझ में भी एक दिन चला गया कोई भी चैप्टर, जैसे मैथ एक दिन 5 दिन छूट गया पूरा चैप्टर बर्बाद। फिजिक्स में बात नहीं होते हैं, क्या ऐसे नहीं होते हैं? फिजिक्स में मेकअप किया जा सकता है, इसीलिए फिजिक्स पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में एक क्लास गया तो पूरा केमिस्ट्री चला गया, वो खतरनाक है। मैथ की फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री और मैथ खतरनाक है, फिजिक्स में वो बात नहीं है। इसलिए शुरू में फिजिक्स से पढ़ाते हैं कि शुरू में विद्यार्थी घटते बढ़ते रहता है, अब भागने वाला भी है, कोई और आने वाला है, इस कारण से वो पेपर पढ़ाएंगे तो परमानेंट विद्यार्थी जब हो जाता है तब वो पेपर पढ़ाते हैं, ये बात होती है। इसीलिए तब तक हम लोग अपवर्तन परावर्तन कर रहे हैं। समानांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, उसके बाद है अभिसारी प्रकाश पुंज, है ना, साथ में लिखेंगे इसको। इंग्लिश में हो गया कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरे हो गए अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखो इस चीज़ को लोग छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन इसी में छुपा हुआ है पूरा मिरर का सार और लेंस का सार, मतलब निचोड़ इसी 3 टॉपिक्स में। इसको समझ लेंगे तो कुछ नहीं है, वो लगेगा ये तो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए इसको ठीक समझना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डाइवर्जेंट एन है, डाइवर्जेंट ग्रुप में PDF भेज दिए हैं, पासवर्ड बता देंगे फाइल को सिक्योर करके, क्योंकि बिना परमिशन को खोल नहीं पाएगा जब तक लॉक नहीं देंगे उसका, तो है ना। 3 प्रकार के, जैसे मैंने बताया किसी भी सोर्स से लाइट्स आते हैं तो 3 प्रकार से होते हैं। अब देखो 3 प्रकार से क्या है, जैसे मैंने इन लोग को बताया हुआ है, तुम्हारे पास 3 तरीका है। एक मुट्ठी जैसे मान लो चावल ले लिए, उठा लिए, पहले एक जगह रखा हुआ था ना, और सब जगह उसको क्या किए, फेंक दिए। पहले एक जगह था रखा हुआ और सब जगह उसको क्या किए, फैला दिए, एक तरीका। और फिर उसको क्या करेंगे, सब जगह से 20 कर एक जगह जमा कर देंगे। 2 तरीका हुआ, समझ में आ गया ना। तो ये जो होती है अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जो है, ये पहले इसको समझते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट जो है ये क्या होती है, एक सोर्स रहेगा कोई यहाँ पर, चाहे बल्ब मानो या कोई भी चीज़ मानो, सूरज मानो, बत्ती मानो, और भी कोई चीज़ है। इसमें क्या होती है, प्रकाश एक जगह से अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, एक जगह से अलग अलग डायरेक्शन, इधरों सब जगह बोलेंगे, समझने को दिखा देते हैं। और ये तीर ये बताता है कि ये तीर ये बता रहा है लाइट इधर से जा रही है, इधर से इधर नहीं, इधर से जा रही है। यही हुआ, पहले एक जगह था, एक जगह से सब जगह फैला दिया, चावल लिया, सब जगह फेंक दिया उसको, वही हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। अब यही टॉपिक से क्वेश्चन जैसे आते हैं, तुमको पूछ देगा कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, लेंस के बारे में पूछ देगा, अवतल उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस को कौन लेंस कहते हैं, अपसारी के अभिसारी, पूछता है ना, खूब क्वेश्चन आता है। लोग बढ़िया से गलती भी करते हैं अच्छे तरीक़ा से, उसको कभी याद ही नहीं होता है, क्योंकि इस टॉपिक में उसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो चाहो ये तो कोई पूछता है नहीं एग्जाम में, इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यही उठा के पटकता है टॉपिक्स। जब तुम लोग के टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा, आज तो पता चलिए गया होगा कहाँ गिरे हो, पहाड़ पर था और नीचे में आ गए हो। तुम्हारा स्थिति देखा अपना, क्या करता है घर पर डेली जा करके, क्लास में तो खूब मुझे डराता है कि हम बुझ गए हैं, नहीं समझते फिर से समझो। क्या ये क्लियर हुआ टॉपिक्स, जानते हो बता रहे फिर भी सीखो, क्योंकि दोबारा फिर कहे कितना तब नहीं बताएंगे, क्लास समझ रहा है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना। एक जगह से क्या होगी, एक जगह है सब जगह बहुत जगह फैल गया, वही हो गए डाइवर्जेंट, मतलब मार्ग से डाइवर्ट हो जाना। ऐसे रखो याद, इंग्लिश से याद रखो इसको, हिंदी से उतना अच्छा से भूल जाते हैं, इंग्लिश से रखो याद। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट होना, भागना, एक जगह तितर बितर छितर जाएगा लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन में, उसी को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स कहते हैं। अब देखो इसमें एक जगह छितरा ना, उसको उल्टा दो तो इसमें क्या सब जगह आकर मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स में वही होंगे, ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स हो गए हैं।
ये तीर अब की बार ऐसे दिखा दिया, ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स हो गया, है ना। तो ये तीर ये बता रहा है कि लाइट्स इधर से कहीं इधर आ रही है। जैसे देखो ये घर में गाँव मतलब घर में डेली देखते हैं, सूर्य से लाइट आ रही है ना, और एक खपरा से निकल रहा है, तो ऊपर तो बड़ा सोर्स है, यानी कि बहुत जगह से आ करके तू देखो घर के बाहर देखो ठीक ठाक रोशनी लगेगा, ठीक है, अंदर देखो लगेगा थोड़ा सा डेंसिटी उसका क्या है, ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा महसूस होता है ना, तो वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स का ही एग्जाम्पल है जो हमको देखने के लिए मिलता है। ऊपर काफ़ी एरिया है ना, तो वो पूरा एरिया से एक छोटा सा एरिया में लाइट्स पास कर रहा है, यानी कि बहुत जगह से आकर के एक जगह मिल करके फिर नीचे गया है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स। या और भी तरीके, कई तरीके इसके हैं, है ना। 10 गो टॉर्च ले लो और 10 टॉर्च को एक ही डायरेक्शन, एक ही बिंदु में मारो, सब आदमी मिल करके, समझ रहे हो ना। जैसे गाँव में चोर चोरी करके भाग रहा है, उधर है वहाँ कहेगा सब 3 स्लैट टॉर्च वही मारेगा, वो समझ लो कि सब जगह जाकर एक जगह मिलेगा ना, तो वही हो गया कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स। और डाइवर्जेंट का तो समझ में आ गया है, जितना बल्ब है कोई भी वस्तु है वो सब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स का एग्जाम्पल है। तो ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स हो गया। उसके बाद है पैरेलल, मतलब हमको समांतर का मतलब कौन समझाएगा, तुम लोग को भी बताए हैं, तो बताओ, पढ़ा है। जैसे बीच का दूरी बराबर रहेगा, बीच का दूरी बराबर रहेगा। बीच का दूरी बराबर रहेगा। और कोई ठीक से करो, इसको पता है समांतर का मतलब जी। क्या, समांतर बताओ। जब कोई किरण गुजरेगा, हाँ। किरण के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, तुम भी तो वही बात कर रहे हो हाँ, जिसने तो कहा। समांतर सर जी जाएगा। हाँ, क्या समांतर, वही तो समझ नहीं आ रहा है हमको, समझाओ समांतर क्या होती है। पहले समांतर समझेंगे तब न बुझेंगे समांतर प्रकाश पुंज क्या होती है। पहले तो हटाओ मैथ फिजिक्स, मैथ का बात करते हैं। एक दूसरे बता का सकते हो? पैरेलल रहेगा। तो उसी का इंग्लिश बता रहे हो हमको, बताओ क्या समांतर। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट्स है सामने बैठे, उसको वो 9th पढ़बे नहीं किया है और वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कैसे बताएंगे समांतर, वो तो बुझबे नहीं करता है समांतर, कहेंगे पैरेलल की बुझेगा, कुछ नाम होगा। तो सीख लो, आज 9th कैलमेट्री नहीं पढ़े हो, पहले समांतर समझते हैं फिर समांतर प्रकाश पुंज समझेंगे। क्या दोनों क्लियर हुआ? आगे फिर इस चीज़ को अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब देखो समांतर का मतलब होता है बीच का जो होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, परफेक्ट डिफिनेशन होगा। जैसे थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, अच्छा इसी में काम हो जाएगा मेरा। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर लाइंस क्या होती है। यदि 2 लाइन समांतर हो, 2 लाइन समांतर हो, पहला तो हुआ वो कभी भी जाकर नहीं मिलेगा, कभी भी जाकर के दोनों मिलेंगी नहीं। झूठों कह देते हैं बहुत दूर में जाकर मिलेगा, आराम से मिलेगा, समझ में आ गया ना, कहाँ मिलेगा आराम से, लेकिन कभी मिलता उल्टा नहीं है। जैसे मैंने बताया हुआ था, मान लो कहीं खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर रेलवे पटरी सीधे है, और यहाँ खड़े हैं, लगता होगा कि वहाँ पर तो पक्का पटरी मिल गया होगा, लगता है ना, लेकिन जाओ तो पता ही नहीं चलेगा वहाँ मतलब कहाँ है पटरी मिला हुआ, तो सीधे पटरी है दोनों। क्या पटरी कभी आपस में 2 गो पटरी मिलेगा? रेलवे तो चलती है, एक पटरी ये है, एक लाइन 2 गो रहेगा ना, एक रेल ये, एक रेल ये, एगो चक्का इस पर एगो चक्का इस पर, या कभी कोनो मिलेगा नहीं, तो बोलेंगे दोनों समांतर है, वो दोनों क्या बोलेंगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का, तू कहीं नाप लो, पटना में नापो और कि सहरसा में नापो, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जितना होगा पटना उतना सहरसा में, क्या चेंज होगा तब ट्रेन पलटी मार देगा, ऐसा संभव ही नहीं हो चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। कई प्रकार के होते हैं, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब पता चलेगा, सिविल का ही ब्रांच है वो भी। क्या ये समझ में आया? पहला फिर से सुनो, समांतर पैरेलल का मतलब ये होती है 2 लाइन को पैरेलल तब बोलेंगे जब उसके बीच का दूरी, मत बोलो गलत है, 200% गलत है। कौन दूरी बोलना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना है, क्योंकि तू दूरी कहेगा तो कहेंगे ठीक है ये ले लो, ये ले लो, ये भी तो दूरी है ना, ये भी क्या है, लेकिन परपेंडिकुलर लेंगे तो तब क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी कि यहाँ से लंब डालो, ये जितना होगा ना, अब कहीं भी लंब डालो, चाहे यहाँ से यहाँ डालो, यहाँ से यहाँ डालो, लंब डालो, वो दूरी हमेशा कांस्टेंट होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, तब उसको हम लोग पैरेलल लाइन, समांतर किरण कहते हैं। और समझ में आ गया ना। और वो कभी भी आपस से मिलती नहीं है, नहीं मिलेगा एक दूसरे को नहीं कभी काटेगा। और सूर्य से हम लोग रटाते हैं विद्यार्थी को, सूर्य से आने वाली किरण क्या होते हैं, समांतर होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है किरण, और दूर से आने वाली किरण आपस समांतर होती है। कहेगा नहीं मानेंगे, कहेंगे रुको, वर्षा का बूंद तो देखबे किए हो, भी पैरेलल है आपस में, वर्षा का बूंद देख रहे हो, लगेगा कि एक रेट में कोई इस प्रकार का ऊपर जाली उली लगा दिया है कि सबका चलनी है, उसी भूर से होकर सब पानी गिरेगा, एक्यूरेट मेजरमेंट है, एकदम लगता है सब पैरेलल है,
तो इसीलिए हम लोग ये भी पढ़ाते हैं कि वर्षा की बूंद कैसे होती है, समांतर होती है। चूँकि वो तो वर्षा का बूंद तुमको लगभग 7 या 8 किलोमीटर के रेंज में जो वो एटमॉस्फेयर जो लोग जिसमें हम लोग रहते हैं उसी से होती है। बादल से ऊपर हेलीकॉप्टर सब चलता है, मिसाइल सब, तो सूरज का रोशनी तो काफ़ी दूर से आ रही है ना, वो आपस में पैरेलल होती है। बात समझ में आ गया ना। दूर से आने वाली किरण को हम लोग आपस में समांतर मान के चलते हैं। ये बात हो गई। अब बोलो क्या समांतर समझ में आया? हाँ, समांतर समझ में आ गया तो उसी में प्रकाश पुंज लगा देंगे, यानी कि बहुत सारा प्रकाश पुंज अभी समझे बीम ऑफ लाइट से हैं, बहुत सारे किरण का आपस मिला देंगे तो प्रकाश पुंज बन जाएगा। और जब वो सब प्रकाश पुंज आपस में पैरेलल होंगे तब उसी को समांतर प्रकाश पुंज के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ क्यों यार? हाँ हो गया ना। अभी तो कह देता है, नंबर में नहीं पता चलेगा जब टेस्ट लेंगे तब। तो ये बात हो गई। तो मैंने उस चीज़ को भी समझ लिया और इस चीज़ का काफ़ी यूज होगा। जैसे तुमको हम लोग पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण पढ़ाएंगे, तो अवतल दर्पण में क्या होती है, बहुत जगह से किरण आएगी, अनंत से किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। फोकस से मिलता है ना। अच्छा, बहुत जगह से आकर के एक जगह मिला है, बहुत जगह से आकर एक जगह, ये कौन कंडीशन में है? इस कंडीशन में है ना। यहाँ क्या लिखा है? अभिसारी। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। याद हो गया? बिना पढ़े भी याद करा सकते हैं। इसलिए अवतल दर्पण क्या नाम दे देंगे? अब तुम देख लो उत्तल दर्पण का खासियत, उस पर लाइट मारो छितरा देगा, वो फैला देगा, तो फैलाने का काम क्या करता है? ये ना। तो उसको इसीलिए नाम क्या देंगे? अपसारी। क्या इससे कोई काम है कि नहीं? देखो कितना काम का है, तो खुद लेंस में देख लो आगे, उत्तल लेंस अवतल लेंस है। जो काम अवतल दर्पण का वही काम कौन? उत्तल लेंस का है ना। तो उत्तल लेंस में भी क्या होती है? लाइट से मारो तो मोड़ देगा, एक जगह सबको पहुँचा देगा। जो ह्यूमन आई में भी उत्तल लेंस लगे होते हैं, तो वो भी चूँकि लाइट्स आ रही है बहुत जगह से, डिफरेंट जगह से, अब मिलेगा जाकर एक जगह पर, यानी कि क्या हुआ? बहुत जगह से आकर एक जगह मिला, तो बहुत जगह से आकर एक जगह मिला, तो इसीलिए उसका नाम भी क्या होगा? अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस। कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है? लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, एक जगह से आकर के बहुत जगह से, वो बात है। चीज़ों को ठीक से समझो तो काफ़ी क्वेश्चन बेसिक जो दिया है बुक में पढ़ने के लिए, उसमें काफ़ी कंटेंट है, उसका लिंक आगे ही है, और लोग उसको छोड़ देते हैं, इसीलिए रटना पड़ता है पूरा फिजिक्स उसको, है ना। हम लोग सबको बारीकी से देखेंगे क्या है नहीं है, तो हो सकता है तुमको अभी किसको क्या कहेंगे नहीं होगा पता, लेकिन ये तो समझ में आ गया होगा। अब बाकी लेंस दर्पण सब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी बता दिए कि ऐसे वैसे ध्यान में रहेगा, तब वहाँ बताएंगे तो और हो जाएगा क्लियर 100%। बात समझ जाएगा ना, आइडिया होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ होगा। तो यही इतना ही है तुमको बेसिक टर्म्स, जो भी टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद देखो शेडो है, शेडो कुछ भी नहीं है, छाया। छाया क्या है? देखो छाया बनता होगा ना, ये बन रहा है छाया ना। छाया शेडो किसे कहते हैं? लाइट्स आ रही है, अब बीच में कोई रुकावट आ गया तो उसी को ऑब्स्टेकल्स कहते हो, जिसे अवरोध या रोध कहते हो। उस अब लाइट्स आ रही है, बीच में कोई अवरोध आ गया, अवरोध आ गया, तो उसका जो इमेज बन रहा है नीचा में इसलिए बन रहा है कि इससे तो लाइट पास किया नहीं, ये तो लाइट्स को रोक लिया, और लाइट्स आर पार जा ही नहीं पाई, तो नहीं जा पाएगी तो अंधेरा दिखेगा। तो वही जो अंधेरा क्षेत्र जितना दिखेगा ना, उसी को हम लोग छाया कहते हैं, शेडो कहते हैं, और कुछ भी नहीं है छाया, है ना। तो डेली देखता होगा छाया, वही छाया है। लाइट्स जैसे हम लोग का छाया बनता है, क्या है? क्योंकि हम लोग को लाइट्स, हम लोग क्या है, कैसा बॉडी है हम लोग? तू बताओ, हम लोग किस प्रकार का बॉडी है? तू बताओ, कल पढ़ा था। अपारदर्शी बॉडी है, ऑपेक्टिव बॉडी है ना। क्योंकि हम लोग खुद के आर पार नहीं देख सकते हैं, यदि देखते तो एक्सरे नहीं जाते करने डॉक्टर के पास, आंखें से खोल देख लेते किडनी कहाँ खराब है, नहीं देख लेते। क्योंकि हम लोग ऑपेक्टिव बॉडी है, अपारदर्शी बॉडी है, तो हम लोग के आर पार लाइट्स नहीं जाती है ना। एक्सरे जो कराता है तो उसमें शरीर के आर पार एक्सरे भेजा जाता है, और एक्सरे वो क्या करेगा, हड्डी को छोड़ करके बाकी सबको पार कर जाता है। इसीलिए बार बार एक्सरे भी नहीं करना चाहिए। यदि एक्सरे बार बार कराया जाएगा तो उससे भी खतरनाक बीमारी, कैंसर का शिकार हो सकता है आदमी, तो ये खतरनाक है। इसीलिए ये सिलेबस हट कर थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सरे में जो होती है उसका भी एक फिक्स मतलब अथी है, इंटेंसिटी है। उस इंटेंसिटी से ज़्यादा यदि एक्सरे भेजा जाएगा तो आदमी का उसी वक्त डेथ भी संभव है। 12th में पढ़ोगे ना एक्सरे के बारे में, आया तो बता देते हैं। अभी यहाँ क्या बता रहे थे, ऑपेक्टिव बॉडी ना। हाँ, जैसे मैंने अभी, अब बताते हैं एक टॉपिक, दिमाग में कल चलाता है कई टॉपिक। तो शेडो समझ में आ गया ना। लाइट्स के मार्ग में जो रुकावट होगा, उसके कारण जितना दूर वो रुकावट है उसके पीछे लाइट्स नहीं जा पाएगी, उसको आर पार कर, क्योंकि वो ऑपेक्टिव बॉडी है। तो उसका जो इमेज बनेगा ना, उसी को छाया कहते हैं, प्रतिबिंब जिसे कह सकते हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं।
तो ये बात हो गई, छाया मैंने समझ लिया। और उसके बाद है दो प्रकार की किसी वस्तु का प्रतिबिंब, पहले लाइटों के भेज दिया था, प्रतिबिंब बनाया। अच्छा ठीक है, बाद में कहा चलो हम लोग सीरियली काम करते हैं। अब देखो उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब यदि इसको जो क्लियर है ना, तो वो कभी भी अपसारी में नहीं फंसेगा। अभिसारी अपसारी तो इंग्लिश से रखो याद, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तुम लोग को पॉलिटेक्निक में काफ़ी काम है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि इस दर्पण को किस नाम से जानते हैं, इस लेंस को किस नाम से जानते हैं। इस रखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से दिख रहा है, देख लेता है वहाँ से, नहीं दिख रहा है, इंग्लिश में पता चलता है, हिंदी पता चलता है ना, हो गया। इसको हटा देते हैं। अभिसार प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ देखो एफ लिखा हुआ, REFLECTION, ये है रिफ्लेक्शन। और एक आगे पढ़ाएंगे REFRACTION, रिफ्रैक्शन। ये क्या लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन। और ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ एफ के बाद एल आया, ध्यान देना। और यहाँ पर एफ के बाद क्या आया है, ई लिखेंगे एल तो हो जाएगा परावर्तन, आर लिखेंगे तो हो जाएगा अपवर्तन। और ये सेकंड चैप्टर हमको पढ़ना है, अपवर्तन। अभी समझेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में जो है ना, उल्टा कर दो उसी को, उल्टा से चले जाओ, मतलब पीछे से चले जाओ आगे, उसी इंग्लिश का हिंदी हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, है ना। अब देखो इंग्लिश से जाना हिंदी है, ट्रांसलेशन कैसे, ये हिंदी है ना, इससे बनाना इंग्लिश है, उल्टा से सीधा चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कर दो। अब यही कंसेप्ट, ये इंग्लिश है ना, इसका हिंदी करो, फिर वही तरीका है, पीछे से चलो, प्रकाश का परावर्तन। वो समझ में आ रहा है, दोनों दूसरे का रिवर्स है। और ट्रांसलेशन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, कोई बताएगा? तो लो बताओ, तुम शो को उठा है अभी, बताओ प्रकाश का परावर्तन क्या होती है? और कुछ हैं ऐसे सब क्या है? तुम बताओ, बढ़ा है इससे हम पहले। सर, कहाँ गया पानी की बोतल? जब जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर हाँ। पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन। नहीं लौटेगा तब, हमारा मन है नहीं लौटे, शौक ले, अपवर्तन। शौक लेगा तब अब है, बहुत कुछ हो सकता है शोषण ना। होगा। शोषण होगा, क्या शोषण, कौन सा उसमें होता है? तालब। तालाब सो होगा, कौन सा होता है बताओ, शोषण में कौन सा होगा? तालब सा मूर्धन सा बीच में रहेगा। दो को शोषण होता है, एक गाँव सुनता होगा हमारा शोषण कर लिया, वो शोषण नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, मतलब उसको मुड़ लिया, पैसा उसका हजम कर लिया, कुछ इस प्रकार से। हम सर जो वहाँ बैठे, इसमें है बहुत कुछ, का है इधर से हवा आता है, कान पे पटपटाता है। तो बैठ न जाओ, टेबुल है ही, बैठ जाओ। हम तो सोचबे करते हैं कहाँ हटो, हमको हवा लगेगा। नज़र के सामने रहेगा ना, क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको क्वेश्चन पूछवाने का मन नहीं है तो इधर बैठना, नज़र के सामने मत बैठना, नहीं कुछ समझ में आया, जी। हट कर बैठना, नज़र पर न मत आना। और कहेगा अभी तो याद है ना, बाद में पढ़ना भूल जाते हैं हमें, जो सामने होता है उसी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ना। अब देखो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हमको कई चीज़ को पढ़ना है। जैसे इस सरफेस का बात करेंगे, इस पर लाइट्स आएगा, ठीक है, इस पर किसी भी सरफेस पर, कोनो सरफेस हो, जितना अभी तक जानते हो, किसी भी सरफेस पर जब लाइट पड़ती है ना, जब लाइट्स आएगी तो तीन गो बात होगा। कितना बात होंगे? तीन बात। या तो लाइट्स उसके आर पार चली जाएगी, जैसे पानी में टॉर्च मारो, कहेगा पानी में कैसे मारेंगे, कहेंगे है उपाय, एक गिलास ले लो और गिलास में क्या भर दो, पानी। पहले गिलास से टॉर्च मारो, आर पार हो जाती है। कौन गिलास से? शीशा वाला से, उससे मत, उसमें फिर पानी भर दो, फिर भी देखो आर पार हो जाती है, समझ रहे हो ना। लेकिन मान लो यही यही बोतल है, जैसे मान लो सपोज दैट, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, है आसान, यदि टॉपिक सी पढ़ाएंगे ना तो उस सिलेबस तुम्हारा
2-3 दिन में हम फिनिश कर देंगे लाइट्स को, लेकिन समझ कुछ पढ़ा देते हैं, भविष्य में काम देगा। जैसे ये बोतल है, समझो क्या फिनोमिना हो रहा है लाइट के साथ में। पहले एक बार बोतल से पानी निकाल देते हैं, पहले सिंपल है, अंधेरा मान लो है, क्या है, अंधेरा। रात में ये सब काम करना। एगो बवा वाला 3 सलिया टॉर्च ले लेना, ठीक है ना, और सीधे बारो टॉर्च कमरा में देखो, वहाँ मान लो कुछ रखा हुआ है, क्या मान लेते हैं, गेस्ट आया तुम्हारा, बोला था आएगा टिकरी लेकर के, रसगुल्ला लेकर आया और टेबल पर रखा हुआ है। हमको ये गया और इसको पता नहीं था कि रसगुल्ला किधर रखा हुआ है। टॉर्च मारा, देखा कि चकाचक रोशनी दे रहा है, रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको उस वक्त हम ही पहुँच गए, बोले थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो जब टॉर्च लेवे किया है तो। पहले खाली बोतल दे दिए, गिलास दे दिए, पानी नहीं था भरा हुआ, कहेंगे अब टॉर्च मारो। ये उधर बैठा देख रहा था, अब कहाँ रोशनी तुम दे रहा है, पहले रोशनी क्या था, ज़्यादा रोशनी था ना, जब ये नहीं था तब सीधे बारे थे मतलब। अब बीच में क्या दे दिया, अब रोशनी बार रहे हैं, क्या उतना रोशनी पहुंच पाएगा वहाँ, ऐसा क्यों हुआ, ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 2 बात हुई, यानी कि किसी भी सरफेस से होकर के लाइट जब यदि ट्रांसपेरेंट हो, उससे लाइट यदि पास कर सकते हैं हम लोग, उसके आर पार देख सकते हैं, लाइट भी पास कर जाएगा उसके आर पार। ऐसा क्यों होती है बताओ, हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं आखिर लाइट उसी से क्यों पास करता है, तो जवाब है, तुम बताओ। थोड़ा मेरे वाला क्वेश्चन तुम्हें से पूछेंगे, ऐसा क्यों होती है, क्योंकि देखने का ही माध्यम है लाइट। हाँ, और कोई बताओ आइडिया है तो। हमने बताया, इसी को कल ही बताया था, थोड़ा ध्यान से सोचो, वो आई और प्रकाश गई, वो तो सब कर देंगे ना, बताओ। जैसे मैंने फिर से सुनो क्वेश्चन, जैसे हम बोला ये बोतल का आर पार हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो लाइट भी इसके आर पार जाएगी, ऐसा क्यों होगी, क्वेश्चन समझ में आया, जी। हम बताओ। जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसके आर पार किरण। हाँ तो ठीक है, ऐसा क्यों होता है, पारदर्शी के कारण। और कोई सोचो। अच्छा पहले सोचो, शुरू वाला कंसेप्ट हम क्या बताए थे, बेसिक यही मेरा सब पूरा है, बेसिक हो जाएगा ना तो फिजिक्स दिमाग में रटा देंगे सब, समझा भी देंगे। एक बार बोले थे सर जी, जिसके हाँ? आर पार आँख से हम देख लेंगे उसके आर पार सुनो, किरण। जैसे मैंने कहा इस बोतल के आर पार हम देख पाते हैं, तो इसीलिए लाइट भी इसके आर पार जाएगी। जी। ऐसा क्यों होती है कि जिसके आर पार हम देखते हैं लाइट आर पार जाएगा, क्या हम उसका रिलेशन उससे है, कोई संबंध है। हम उस वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर की किरण जब हमारे आँख तक आती है, हाँ तब देख पाते हैं। इसलिए सुनो, ठीक है, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शुरू में हमने बताया था, अब तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, 10 बार करने से कोई भी आंसर निकाल लेता है कि इसका आंसर क्या होगा, एक बार में बताओ ना, तब ना क्या। जैसे मैंने शुरू में बताया था, किसी चीज़ को हम तब देख पाते हैं, सिंपल सा तरीका इसका रीज़न है, जब उससे लाइट टकरा करके हमारी आँखों तक जाएगी। ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे लाइट टकरा करके आँखों तक जा रही है। पहले हमको नहीं दिख रहा है, लाइट हमको ही वस्तु दिखा रहा है, ये हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब कहाँ दिख रहा है, पीछे हम धरती नहीं दिख रहा है, इस पर लाइट इसके आर पार जा रही है और टकरा करके आँखों पर पड़ रही, इसलिए दिख रहा है। लाइट्स पहले आर पार होगी या कुछ भी लाइट्स फेनोमिना करेगी, तभी हमको वो फेनोमिना आँख तक आएगी। सीधी सी जवाब इसका है, बात समझ आएगा ना। अच्छा हम समझा क्या रहे थे, इस बार तो भूल गए हम, प्रकाश का परावर्तन समझा रहे थे। हाँ तो मैंने बताया कि जब किसी सतह पर लाइट्स पड़ती है ना, तो 3 प्रकार का फेनोमिना होगा। पहला लाइट्स उससे टकरा करके वापस लौट जाएगी, लाइट्स उससे टकरा करके क्या होगी, वापस लौट आएगी। दूसरा, टकरा करके नहीं लौटेगा तो 3 लाइट टकरा कर वापस लौटेगी, आर पार चली जाएगी, है ना, और कुछ सोख लेगा, कुछ क्या होगा, सोख लेगा। जैसे सिंपल हमने लाइट्स बारा था इस साइड से उस साइड, तो ठीक ठाक दिख रहा था, अब बीच में ये आ गया, अब लाइट्स बार रहे हैं, अब हम ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि जितना पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स वहाँ था अब उतना नहीं पहुँच रहा है। यहीं पर 3 फेनोमिना हो चुका है, समझने का प्रयास करो। इस बोतल से जो लाइट्स हमने इंटर कराया, आर पार मतलब पास कराए, 3 फेनोमिना यहीं हो चुका है। पहला तो वो दिख रहा है कि लाइट्स वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसका मतलब पक्का है या तो ये बोतल लाइट्स को ऑब्जर्व किया होगा कुछ पार्ट्स को और रिफ्लेक्ट भी किए होंगे। ये बोतल क्या करती है, लाइट्स यहाँ से हम लोग देंगे, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा, क्या करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ ये एब्जॉर्व खुद कर लेगा, उसके अंदर एनर्जी चले जाएंगे।
समझ में आ रहा है ना। इस कुछ क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। और अधिकतर यदि पारदर्शी पदार्थ है तो अधिकतर लाइट उसके आर पार हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जब किसी सतह पर, चाहे कोनो सतह हो, उस पर यदि लाइट्स पड़ती है, हमेशा 3 गो फेनोमिना होगा। भले कम अधिक हो सकता है लेकिन होगा तीनों। या तो वो सतह क्या करेगी, लाइट से रिफ्लेक्ट कर देगा। कब करेगा अलग बात है, कर देगा रिफ्लेक्ट, चाहे कम करे बेसी करे, नहीं है बराबर बहुत 0.001, लेकिन करेगा जरूर, रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। और दूसरा क्या पढ़े, वो खुद सतह लाइट्स इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा है ना, तो सबको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का ऑब्जर्व कर लेगा वो। हम लोग ऊर्जा का ऑब्जर्व करते हैं, धूप कहेगा नहीं करते हैं, कहेंगे 1 महीना रहो रूम में, तब पता चलेगा फिर बाहर निकलना क्या स्थिति होता है, समझ रहे हो ना। तो वो बात होती है। तो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, जिसे शोषण कहते हो, और उसके आर पार भी चली जाएगी। तो रिफ्लेक्ट हो गया तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, प्रकाश का परावर्तन नाम दे दिया है। लाइट का किसी सतह से टकरा कर लौटना नाम दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि प्रकाश टकरा के लौटा है ना, इसीलिए प्रकाश का परावर्तन। हम टकरा के लौटेंगे तो हमारा परावर्तन हो गया, समझ रहे हो ना। क्योंकि लाइट टकरा के लौटा है ना, इसीलिए उसका नाम मैंने रख दिया प्रकाश का परावर्तन, और कुछ भी नहीं है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश की किसी सतह से टकरा कर लौटना, वही है प्रकाश का परावर्तन, समझ रहे हो ना। परावर्तन मतलब एक्चुअली लौटना होता है, इस पर मारेंगे, हीट करेंगे और टकरा कर फिर इधर लौट जाएगा, तो उसी प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, इसमें यही पढ़ना है। फिर अगला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स में जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या होते हैं, लाइट इधर से देंगे और अधिकतर भाग उसका दूसरे मीडियम में चले जाएंगी। जैसे पानी से लाइट्स, हवा से लाइट्स बारो किस में, पानी में, या पानी से बारो किस में, हवा में। तो दोनों जगह प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो आगे पढ़ेंगे, तो पहले समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखो, हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन में क्या होती है, लाइट जब किसी सतह पर पड़ती है ना, तो लगभग 99.99% लौटा ही देती है। ऐसा घटना जब होगा तब उसका प्रकाश परावर्तन हम लोग बोलेंगे। वहाँ पर क्या फेनोमेना हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तीनों फेनोमेना साथ साथ, प्रकाश का परावर्तन जान लो, अपवर्तन, शोषण साथ साथ होता है। लेकिन अधिकतर पार्ट जब लाइट्स का 99 लगभग % इतना लौटा देती है, तो उसको नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया ना। जैसे खाना खाते हो, मान लो सपोज दैट, और जो चीज़ अधिक खाते हो, जैसे मुर्गा चावल खाया है, तो लोग को क्या बोलेगा, मुर्गा खाया है ना, ऐसे नहीं बोलते हो, इतने कहते हो चावल खाए हैं, यानी कि जो ज़्यादा खाते हो ना उसी के बारे में बोलते हो। यहाँ भी वही बात है, चूँकि लाइट्स टकरा करके अधिकतर पार्ट लौट ही गया है, इसीलिए प्रकाश परावर्तन छटका का देखबे नहीं करते हैं, कम सम वाला गप है। और जब वही लाइट्स अधिकतर आर पार हो जाएगी तो एक मिनट दूसरे माध्यम में चला गया है। अब माध्यम है ना, पता क्या होती है, लाइट जब एक माध्यम दूसरे माध्यम चला जाएगा, उसका बहुत चला गया है लाइट्स, मतलब टकरा के बहुत कम पार्ट ही लौटा है, तो उसका नाम दे देते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया ना। तो चलो और भी समझते हैं, डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। बार बार ये डिस्टर्ब करता है, वो नहीं ना होगा, हाँ हो जाएगा, पतला है तो होता है। चलो ठीक है। 3 बजे वाला काम लगा। देखो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या होती है। तो इसके लिए हम लोग एक ले लेते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और समतल दर्पण प्लेन मिरर जो घर में यूज करते हैं ना, वही समतल दर्पण प्लेन मिरर है। ड्रेसिंग टेबल में एग्जाम में तुम लोग पूछे भी थे, देखना आंसर क्या लिखे हो। ड्रेसिंग टेबल में मतलब मॉल उल जाते हो ना, तो मॉल में चेंजिंग रूम होता है ना, वहाँ पर लगा है ना बड़ा बड़ा मिरर, वही समतल दर्पण है। और घर में जो डेली यूज करते हैं भी समतल दर्पण ही है। अब इतना ही जानना है। वो समतल दर्पण, उसमें क्या देखते हैं, एक तरफ पेंट किया हुआ है ना। अच्छा, कभी देखो एक मान लो नया आईना खरीद के लाए हो, अच्छा से पेंट किया हुआ पीछे, ठीक है। आईना के जब मान लो वो प्लास्टिक वाला कवर हट गया, छुच्छे शीशा बचल है, और धीरे धीरे वो पेंट भी झड़ जाता है, 4 बार देख पाते हैं ठीक से,
नहीं देख पाते हैं, धुंधला धुंधला मतलब पता चलेगा मुंह देख रहे हैं तो कहीं नाक नहीं दिख रहा है, आँख दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। अच्छा ऐसा नहीं हो, लाइट्स का रिफ्लेक्शन हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ताकि हम उसको ठीक से देख पाएँ। मोबाइल धरो यहाँ पर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर पेंट कर देते हैं है ना। इधर हम लोग क्या करेंगे, पेंट कर देते हैं। देखो ये पेंट कर दिए। अब किसी भी चीज़ से कर सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। पेंट कर दिया, ये समतल दर्पण मान लो है, यही समतल दर्पण है। इधर काला है ना, ये पेंट इधर पेंट किया हुआ नहीं, इधर से लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगे, इधर से लाइट्स क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये जो पेंट किया हुआ है ना, इसको तुम लोग जनरली चांदी का किया जाता है, तो इसको हम लोग सिल्वर्ड कर दिए हैं। सिल्वर का लेप, SILVERED, हिंदी में इसको कहते हैं रजतीत। यही नहीं पढ़ाए हैं जी। सिल्वर्ड तुम्हारे बुक में भी लिखा होगा कहीं पर, इसको सिल्वर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, सिल्वर्ड, रजतीत हम लोग कर देंगे। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, कहीं ज़रूर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर दिए। ये क्यों किए पता चला, ये क्यों किए, ताकि प्रकाश का परावर्तन हो। और नहीं करेंगे तब क्या होगा, तू देखबे खुद किए हो, मतलब लाइट आर पार हो जाएंगे ना, तब तो वो कांच बन गया, तब तो ग्लास बन चुका है, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा ना, शक्ल तू नहीं देख पाओगे यदि नहीं करेंगे तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब बताओ, इधर पेंट कर दिए हैं तो क्या इधर से लाइट्स का रिफ्लेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेंट किया हुआ पेंट किया हुआ और लाइट्स को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, वो होगा लेकिन उतना अधिक नहीं होगा, उतना अधिक नहीं होगा। श्वसन होगा। हाँ, तो अब देखो थोड़ा सा उधर और टॉपिक हट के बताते हैं, श्वसन के बारे में बताते हैं। अब तुम एक चीज़ देखते हो, जैसे टाट उट का मान लो घर है, मिट्टी का घर है, एक 9 वाट का बल्ब लगाते हो वहाँ पर, उसका रोशनी देखो, ठीक है ना। और दूसरा एक छत का घर है और चूना से पेंट किया हुआ है घर के अंदर में, वही 9 वाट लगा हुआ है, ज़्यादा रोशनी कहाँ महसूस होता है तुमको, पक्का वाला घर में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चुनाव पेंट किया हुआ है उसमें से। और क्या रीज़न है, और कहीं रोशनी में ढंग का ऐसे लाइट मारता है। ठीक है। तो वहाँ देखो दूसरा बात है, लाइट्स का एब्जॉर्प्शन, लाइट का शोषण कम हो रहा है उसमें, क्योंकि खुरदरी सतह उतना नहीं है, किसके है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं ना टाट वाला घर की अपेक्षा। और यहाँ पर क्या है, खुला हुआ है, टाट सब है, ऊबड़ खाबड़ सतह है, मिट्टी है, उसमें लाइट का शोषण ज़्यादा होता है, वो लाइट्स को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, रिफ्लेक्ट करेगा तो ना दिखाई देगा। अब पेंट किया हुआ घर, उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, लाइट्स रिफ्लेक्ट करके इधर से उधर, इधर से उधर। घर में क्या होती है, एक जगह जब बल्ब लगाए हो तो बल्ब से निकलेगा रोशनी, ये रिफ्लेक्ट होकर मारेगा उस दीवार पर, फिर उस दीवार मारेगा रिफ्लेक्ट उस दीवार पर, ये दीवार मारेगा रिफ्लेक्ट उस दीवार पर। इसी प्रकार से तुरंत हो जाता है फिनोमिना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, क्योंकि लाइट्स का स्पीड बहुत अधिक होती है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से है, समझ रहे हो ना। तुमको कोई जो कमरा दिखता है, लाइट जब जलाते हो तो इस चीज़ के लोग कैसे, जैसे मान लो यहाँ लाइट जलाए हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहाँ लाइट जलाए हैं, यहाँ से रे निकलेगी बीम ऑफ लाइट्स, दीवार पर हिट करेगा, और वहाँ से तुमको पता है किसी से तो लाइट पड़ेगा, 3 बात होगा, कितना बात होगा, परावर्तन, अपवर्तन, शोषण, समझ रहे हो ना। लाइट्स यहाँ से निकली, 3 बात होगा, हीट करेगा दीवार पर, वहाँ से टकरा करके फिर मारेगा दूसरे दीवार पर, फिर वहाँ तीसरे दीवार पर। इसी प्रकार से सब कोने में घर में यही फिनोमिना, यानी कि घर में क्या हो रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन हो रहे हैं और शोषण भी हो रहे हैं। क्या अपवर्तन हो रहे हैं, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, तुमको बताए हैं। दीवार कैसा पदार्थ है, अपारदर्शी। देखो कंसेप्ट वही है और आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, अपारदर्शी है तो उससे होकर के लाइट्स पास नहीं कर पाएगा, अपारदर्शी माध्यम है तो उससे होकर लाइट्स पास नहीं करेगी। यदि ऐसा होता एक घर में लगाते सब घर में होता तो जरूरत नहीं था, सूर्य है उसी से रोशनी सब जगह होता, दिन में भी। अब बाजार से में देखो दिन में भी बल्ब जलाना पड़ता है, तो क्या इतना बात क्लियर हुआ कि जब बल्ब जलाते हैं तो कौन फेनोमिना कारण हमको दिखता है, रोशनी, है ना। तो यहाँ जो हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन बता रहे हैं, तो हंसी लग रहा है तुमको। रिफ्लेक्शन ऑफ नंबर, तो टेस्ट में देखो सबसे नीचा तुम्हारा नाम, क्या नंबर में तुम्हारा नाम, मेरा 3 नंबर में। नहीं वो तुम्हारा नाम नहीं है, निकल का अरे तुम्हारा 5 नंबर में है, वो उसका है,
देख रहे हो ना, ओल्ड वाला का है। तू खुश रहा तभी से, तो मेरा 3 नंबर में आया। बाद में कुछ नहीं है जी। समझो इस चीज़ को, इस चीज़ को समझो। हाँ, तो जिस सतह से लाइट टकरा करके वापस आती है उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे। उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे उसको हम लोग, परावर्तक सतह बोलेंगे। जिस सरफेस से लाइट टकरा कर क्या होंगे, वापस आएगी, उसी को परावर्तक सतह बोलेंगे। और दूसरी तरफ पेंट किया हुआ है। अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से मान लो एक टॉर्च ले लिए इस प्रकार से हम, है ना, कुछ इस प्रकार से टॉर्च है, 3 सलिया टॉर्च है, पैसा बेसी लगा है, ध्यान से देखना समझना। इससे होकर के इस पर लाइट्स इंटर करवाए। मिरर पर क्या कर रहे हैं, टॉर्च बार रहे हैं। क्या कर रहे हैं मिरर पर? टॉर्च बार रहे हैं मिरर पर। तो निकलेगी बहुत सारी रे, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट्स निकलेगी, लेकिन उतना नहीं, कलम खींचेंगे सट जाएगा ना, जल्दी मिलता कलम नहीं है, इसीलिए एगो रे दिखाएंगे समझने के लिए। इससे एक रे आ रही है और एक रे आएगी और मिरर से क्या होगी, टकराएगी। इधर से इधर जा रहा है तो तीर दिखा देंगे इस प्रकार से, समझ में आ गया ना। अब ये समतल दर्पण है, इस दर्पण का क्या नाम है? एक प्रकाश के परावर्तन को ऐसा नहीं है, तू बताओ, प्रकाश का जो परावर्तन नियम है किस दर्पण के लिए, मतलब किस दर्पण में लागू होता है प्रकाश का परावर्तन नियम? सब दर्पण। प्रूफ करो, कैसे मान लें, तू बताओ। पढ़ाया है ना, प्रतीक पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया है क्या? तुम लोग भी जान लो, प्रकाश का परावर्तन जब हम समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि समझे दर्पण के लिए है, कोनो दर्पण है जो सुना है सबके लिए लागू है प्रकाश का परावर्तन। और आगे प्रूफ कर देंगे, अभी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। इतना भी जान लो कि ये जो प्रकाश का परावर्तन का लॉ है जो अभी बताएंगे, इस सब में लागू है। समझने के लिए आसान होता है समतल दर्पण में, इसीलिए यही लिए हैं, नहीं तो हम कोनो दर्पण बना के समझा देते तुमको। इसमें समझने में आसानी होती है, समझ में आएगा ना, इसीलिए हम लोग ये ले रहे हैं। कोनो दर्पण हो सब में होगा रूल लागू, कैसे आगे देखेंगे उस चीज़ को। तो रे आई और टकरा करके वापस लौट जाएगी इस प्रकार से। अब जितना एंगल बना रहा है ना, ये रे और ये लाइन के बीच में जितना एंगल है, अच्छा ये रे आ रही है तो इसको हम लोग कह देते हैं आपतित किरण, इसका नाम रख दिए हैं। आ रही है ना, तो आने वाली किरण को क्या कहते हो? आपतित किरण। और इंग्लिश में कहते हैं इसको है इंसिडेंट रे, यही कहते हैं ना, हाँ इंसिडेंट रे। रे का है कि हो एगो किरण दिखाए हो, इसीलिए रे कहा। यदि बहुत सारे होते तो बीम ऑफ लाइट्स उसका नाम देते हम लोग। कुछ पता चल रहा है क्या नाम दे देते हैं उसको? बीम ऑफ लाइट्स। आप देखो, बीम ऑफ लाइट्स प्रकाश पुंज कब बोलेंगे वर्ड्स? जब बोलेंगे खाना जब पकाते हैं प्रेशर कुकर में, आगे बताएंगे, वहाँ पर बोलते हैं बीम ऑफ लाइट्स, इन्हें बोलते हैं रे। देखो वहाँ लैंग्वेज यूज कर दी, मतलब एक एक वर्ड को पकड़ो, वहाँ पर क्या लिखा होती है? बीम ऑफ लाइट्स है ना, कि जब सूर्य से बीम ऑफ लाइट्स आती है, वहाँ ठीक है वो कह दिए, अंतर दोनों में पकड़ो। यहाँ देखो रे बोल रहे हैं, वहाँ बीम ऑफ लाइट्स बोलेंगे, प्रकाश पुंज वर्ड बोलेंगे, तो बुझ जाना कि ढेरी रे होगा उसमें शामिल, क्योंकि एक रे से खाना पकने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण नाम दे दिया, चूंकि आ रही है ना अभी, इसीलिए आपतित किरण है। और फिर जाएगी तो नाम दे देंगे परावर्तित किरण। इसका अब नाम क्या दे दिया है मैंने? परावर्तित किरण, इसका नाम दे दिया परावर्तित किरण। और इंग्लिश में क्या कहते हो? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इसको कहते हैं हम लोग हैं, रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, ये जो किरण है दर्पण किस बिंदु पर जाकर टकराया होगा, जहाँ टकराएगी उसको कुछ नाम दे देते हैं ओ, और उसको हम लोग आपतन आपात बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यही कहते हैं ना, आपतन बिंदु या आपात बिंदु, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, नोट्स में लिखा मिलेगा सब। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ में आ गया ना? इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसका नाम क्या दे देंगे? आपतन बिंदु। इसका परावर्तित किरण दे दिया। अब देखो, इस आपतन बिंदु पर क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये एंगल जितना है ना, समझना, वो भी एंगल वही है,
वो दिखा देंगे खैर दूसरे जगह से हम। तो यहाँ पर इसको कह देंगे हम लोग अभिलंब। अच्छा कोई बताओ अभिलंब, यहाँ छोड़ो मैथ का बताओ, अभिलंब का मतलब क्या होता है? क्या परपेंडिकुलर, वो नहीं समझ में आता है, बताओ। 90 डिग्री का एंगल। एंगल बनाएंगे, है ना। नॉर्मल उसे हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, एन से है ना नॉर्मल, तो कैपिटल एन कह दिया। जब एक से अधिक नॉर्मल होंगे तब डैश कह देते हैं। हाँ, नॉर्मल यानी कि अभिलंब का बात करेंगे कि उस सरफेस से जो है ना वो 90 डिग्री कोण बनाते होंगे। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, परेशान बार बार पंखा हमको कर रहा है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है? ये 90 डिग्री कोण है। इधर 90, इधर भी क्या होंगे? दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेंगे, है ना। अब देखो आपतित किरण, इंसिडेंट रे और अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। तो एंगल आई बराबर, यहाँ जो एंगल आई है कुछ नाम देते हैं और अलग से हम लोग, मान लो इसको ए कहा, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। तो एंगल आई बराबर, अब देखो ज्योमेट्री में जो होते हैं चीज़ को समझना, एंगल लिखने का तरीका बताते हैं कि एंगल कैसे लिखा जाता है, सिखाया है ना। तो पता है, बताओ इसको कैसे, आई कैसे लिखेगा बताओ, तू बताओ पहले आई कैसे लिखेंगे तब हम बताएंगे। ऐसे कौन? हैं मुंह से बोलो ना, ऐसे करना चल मारते। यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, डिजिट लिखा हुआ है ना, लिखाओ हमको जो जानते हो लिखाओ, जी सर। लिखाओ। एंगल ए ओ एन। ए एन ओ नहीं कह सकते हैं, जो कौन शांत रहो, तू बताओ ए एन ओ नहीं कह सकते हैं। ये कौन है सर? ये क्या है लिखल, जिससे पूछेंगे वही। क्या ए एन ओ नहीं कह सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये इसी का नाम हैं? वो ए थ्री होगा, ये एन ओ सिर्फ होगा। हाँ तो ठीक है, एन एन ए ओ कह देते हैं तब। नहीं दोनों होगा, तीनों होगा सर, क्योंकि उसके बीच में कौन बना होगा। क्या लिखेंगे बताओ ना, लिखाओ ना हमको, लिखेंगे तब ना, लिखाएगा तब ना लिखेंगे। क्या हुआ हैं? जिससे पूछेंगे वही। अभी तो खब लिबिर लिबिर कर रहे हैं तुम लोग भी, इससे पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है, उससे पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है। तो टेस्ट में क्या हुआ, यही दिक्कत तुम लोग के पीछे है, इसी टेस्ट नंबर नहीं आता है। क्योंकि जिसको कमजोरी है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हें देने का तब उसको हम बताएंगे, पता चलेगा अच्छा यहाँ वीक पॉइंट, उसको मजबूत करेंगे। अब तू तो बोलने ही नहीं देते हो, और टेस्ट में देखो क्या औकात है सबका। पता चल कि यार उतना हल्ला हल्ला करे करके सब चैप्टर पढ़ा दिया, दिमाग में सेट कर, उस वक्त मुझे खौफ ला रहा था, बुझ रहे हैं। और टेस्ट में क्या हाल हुआ, बिना पढ़े इसीलिए परीक्षा या जिससे टेस्ट में हाँ क्या वैसे ही लेवे करते। तुम्हारा यहाँ पता होना चाहिए ना हम, मेरा आदत क्या है। टेस्ट 10 चैप्टर टेस्ट खत्म हुआ और जब मेरा मन होगा तब ये टेस्ट, लाइव टेस्ट है, यही टेस्ट है। क्लासरूम से पूछ रहे हैं, कोनो क्वेश्चन उठा के पूछ देंगे कहीं से, वही टेस्ट है, तुरंत रिजल्ट। चलो बताओ, ए ओ बी। हमको क्वेश्चन फिर से सुनो, एंगल आई लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, लिखो हैं, ए ओ होगा, ठीक है। तू बोलो शिवम क्या होगा। कौन लिखा है? एंगल लाइन लिखा हाँ तो वही तो है, तो फिर है। ए ओ एन देंगे। ए ओ एन देंगे। मेरा इच्छा है ए एन ओ देने का, क्या हम दे सकते हैं? नहीं कह रहे, क्यों नहीं दे सकते हैं? काहे कि हमको आई निकालना है, हाँ। जो निकालना है वो बीच में देगा। जो निकालना है वो बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब जो उसका निकालना है, सुनो ठीक, किसी का नहीं कंसेप्ट क्लियर। 9th में क्या तुम लोग फांकी मारा है, जो एंगल निकालना है ना, देखो वो कौन एंगल निकालने हैं, पहले बताओ कौन किसे कहते हैं। कहेगा ई काहे पढ़ा रहे, अरे वो जो सिद्ध करेंगे ना फार्मूला 1 जो ए बराबर r/2 है, यही काम देगा वहाँ पर। इसीलिए अब ये क्लियर कर देते हैं, तभी मथाने पटकना, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि वहाँ पर तो इंसिडेंट ही रहे, वही सब निकाला जाता है, तो वहाँ तुमको पता नहीं चलेगा कि ये तो प्रूफ तो कर दिए, समय पता नहीं चला हमको, तो इसीलिए अब ये क्लियर कर देते हैं, बाद में दिखते नहीं होगा। बताओ कौन किसे कहते हैं। दो रेखाओं के मिलने से, दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं। कौन? यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों देखो। अच्छा हम ये एंगल हो गया दोनों के बीच का, ये दोनों लाइन कहाँ मिल रहा है, ओ पर। तो एंगल आई के बारे में बोलना होगा ना, तो पहले ए बोलो कि एन बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो लेना है अदर केस में, इसमें नहीं बात कर रहे हैं, इधर बात करो पहले, उधर तब बाद में बात करेंगे। किसी करने हैं कंसेप्ट क्लियर। एन ओ ए जो कहा उसका भी गलत, तू एन ओ बोला था ना, एन ओ ए बोला था ना, वो भी गलत है। यही नहीं बोला था पहले, वो भी गलत है, क्योंकि ज्योमेट्री क्लियर ही नहीं है। ज्योमेट्री सीखो,
तुम लोग ज्योमेट्री पर फांकी मारा है 9th में, सोचा होगा कमे नहीं है, अब तू यहीं फंस जाओगे, हम गलत कर, तू लिखो देखना टेस्ट में कैसे नंबर काटे हैं समझ रहे हो ना, पता चल जाएगा। मैंने बताया कि जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, समझो, आगे होकर बैठो, दांत निकाल रहा भी है, बुढ़ा गए हो अभी तक, एंगल भी नहीं है पता। जैसे मैंने बताया ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो। यही सब कारण है कि 10वां के ज्योमेट्री लोग पढ़ाते नहीं हैं, डरते हैं ज्योमेट्री पढ़ने से, समझ रहे हैं मैथमेटिक्स में। और उसको ये भी नहीं होते हैं क्लियर, फिजिक्स भी, मैथ नहीं क्लियर, फिजिक्स नहीं क्लियर, सीधी सी बात। पहले समझो कौन किसे कहते हैं, तब आगे जो प्रूव करेंगे वो आएगा। आगे का बेस अभी हम क्या इतना कर देंगे स्ट्रॉन्ग, आगे यदि थोड़ा सा फास्ट भी स्लो खींचेंगे तो फर्क पड़ने वाला, लिखने में जो टाइम लग जाए उतनी देर लगता है कंप्लीट होने में सिलेबस, तो पता होगा, प्रीवियस इतिहास पता कर लो। पहले कौन समझो, जैसे मैंने बताया, इसने जैसे डिफिनेशन कहा, दो रेखा के बीच के झुकाव को क्या कहते हो, कौन कहते हो, तो एक ये है एक ये है, दोनों के बीच का वो एंगल हो गए, उसी को कौन कहते हो। अच्छा देखो वो दोनों लाइन कहाँ आकर मिला है, कहाँ आकर मिला है, ओप मिला है ना। तो इसके ये मान लो कुछ मान लेते हैं थीटा है, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इस थीटा के बारे में कहना होगा ना, तो तुमको दोनों लाइन जाकर जहाँ आकर मिला है ना, उसका नाम लेना पड़ेगा बीच में, और बाकी दोनों अगल बगल। बात समझ रहे हो ना, वो कहाँ होना चाहिए, अब बाकी दोनों कहाँ होना चाहिए, अगल बगल, आगे पीछे दोनों हो सकते हैं। यानी कि थीटा कहना होगा तो थीटा बराबर हम कह देंगे एंगल ए ओ बी भी कह सकते हैं, या एंगल इसको बी ओ ए भी कह सकते हैं। क्या क्लियर हुआ, जो जहाँ दोनों लाइन आकर मिला है उसको रखना बीच में, अब बाकी दोनों अगल बगल। अच्छा यहाँ देखो, क्या यहाँ पर एंगल आई को एन ओ ए कह सकते हैं, जी नहीं कह सकते हैं, 1000% गलत है। हाँ एन ओ ए अभी ये सिखाया है ना, ये रूल यहाँ पर क्या लागू होंगे, नहीं हो क्यों नहीं होंगे लागू, क्या कि सर 90 डिग्री अविलंब है ना तू कहो। क्योंकि ये झुकाव कौन बनाया इसके और इसके बीच में, और कोई तू बताओ, खूब लाइट्स आया गया, दुगले मास्टर साहब नंगी झाड़ के पार कर देते हैं, हाँ ख़त्म कर दिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। एग्जाम में कहीं पूछ दिया बड़ा अरबा टूट, बस दंडवत प्रणाम करके क्वेश्चन आगे उल्टा देगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, होता है ना। एग्जाम में यदि प्रूव करने वाला चले आते हैं, विद्यार्थी क्या होते हैं, डर से उसको छोड़ देता है, इसको यही रीजन है, उसको ज्योमेट्री है ही नहीं, तो सीखेगा क्या। आते हैं, अब की बार पूछा था ना जी, करेंट में देखो पूछा हुआ था प्रूव करने वाला, अंकित से बना कराया था। अब लेंस में प्रूव करने वाला था, मैं प्रकाश से क्या था प्रूव करने वाला, तो क्वेश्चन नहीं देखे थे 10वां का, की बात नहीं था कोई क्वेश्चन, तो किसी से पूछा हुआ, किसी ने पूछा होगा, तो पूछ भी देते हैं एगो ने को कहीं प्रूव करने वाले, तो वहाँ पर दिक्कत होगा। देखो एन ओ ए लिख सकते थे यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ते तब, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेगा, यहाँ पर तुमको ए ओ एन भी ए ओ एन ही कहना पड़ेगा। यदि कहीं पर ए ओ एन ही कहना पर लिख देते हैं, क्या कहना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, ए ओ एन, एन ओ ए नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, चूँकि लाइट्स ए से ओ की तरफ गई है, एन से ओ की तरफ नहीं गई है। अब बात बुझा, जिधर से लाइट आ रही है डायरेक्शन ऑफ लाइट्स को भी देखो। तो सवाल बना के ज्योमेट्री तुमको हम 10 जगह गलत दिखा देंगे, क्योंकि लड़का को ज्ञान ही नहीं है कि एंगल कैसे लिखा जाता है, कुछ से कुछ लिख देगा, एन ओ ए ओ एन। तो ये देखो कि आ कहाँ से रहा, उसको पकड़ो और फिर जा कहाँ रहे हो, ये ज्योमेट्री लिखने का तरीका है, इन्हें कि कुछ से कुछ ए ओ एन एन ओ ए कर रहे हैं हम लोग। बात समझ रहे हो ना। अब जब ऐसे करते हैं ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसमें कितना वेट है। जब कभी 9th ज्योमेट्री पढ़ने का मौका मिलेगा हमसे, तो ऐसे तो मौका नहीं मिलेगा, 99% चांस है ना, तब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। तो क्या ये समझ में आया, यहाँ पर ए ओ एन ही होंगे, एन ओ ए क्यों नहीं होंगे, पता चल गया ना, क्योंकि लाइट्स ए से ओ की तरफ जा रही है, इसलिए हम लोग ए ओ एन भी लिखेंगे। और ए ओ एन और उसके बीच का कौन आई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चूँकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कौन है, इसका नाम दे देंगे आपतन कोण, यही देते हैं ना जी, इसका नाम क्या है, आपतन कोण। अब क्या क्लियर हुआ, ख़त्म करना होता है इतना टॉपिक ख़त्म करने में हमको 10 मिनट भी नहीं लगता है, पूरा फिजिक्स ख़त्म कर देते हैं 2 दिन में। तुम्हारा जो दिख रहा है ग्रंथ है इतना मोटा, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। वो ग्रुप मंजूरे हुआ, इसका माल है ये, तो तुमको ग्रुप मंजूरे है ना, 10th वाला ग्रुप बना है, खोलो तो उसमें पेज होगा कि भेजा हुआ, उसमें मन कर अच्छे से किए हुए हैं। तो इसको हम लोग कह देंगे आपतन कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं आपतन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं। सब बात अच्छी, ये भी नहीं लिखा है, चलो तुमको लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस
अच्छा देखो, इसको क्वेश्चन उठता आइए क्यों बोले, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आई, इसीलिए वही लिख दिया है और कोनो बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। आपतन बिंदु क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ भी देखो आपतन बिंदु है, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिलेबस ख़त्म करना तो मैं आता हाथ के खेल हटा देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन टिक मार लोगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं हो पाएंगे उस कंडीशन में। अच्छे क्वेश्चन फंस जाओगे, जैसे आज एग्जाम में लोग की स्थिति हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु कह दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कह दिया। अब देखो ये नॉर्मल जो अभिलंब जो है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे इसके बीच जो एंगल बन रहा है, और ध्यान देने वाली बात है एंगल को जो दिखाया जाता है कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर से, और कैपिटल से यहाँ स्मॉल क्या लिखे हो फिर कहाँ हाँ, बोलो ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। एंगल जब दिखाया जाता है तो कौन लेटर यूज किया जाता है वहाँ पर, कि कैपिटल लेटर। हर जगह स्मॉल ही देते। बोलो क्यों, कारण लॉजिक पता है। कितना ज्योमेट्री तुमको पढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग आर कह देते हैं। ये लाइन नॉर्मल और ये लाइन, इसके बीच को कोण को हम लोग क्या कह देते हैं, आर कह देते हैं। समझ में आ गया ना, स्मॉल से ही दिखाते हैं, मानी हुई चीज़ है। तो यहाँ से देखो आपको इसके बार बार डिस्टर्ब करता है। इधर आ गस को बैठो थोड़ा सा, फैन डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ उतना आवाज़ ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं होंगे बार बार। तो इसको हम लोग एंगल आर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल आर बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण लिखा है, परावर्तन कोण लिखते हैं ना जी। अच्छा वो भी कहते हैं, तो परावर्तन कोण भी कह सकते हो और आपतन कोण या परावर्तित कोण भी कह सकते हो। तो हमारे कॉपी में दोनों चीज़ मेंशन किया होंगे, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया होंगे, यहाँ पर मेंशन किया होंगे परावर्तन कोण इसी बुक में। इसको हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा पहले लिख देते हैं वो वाला चीज़। अच्छा अब बोलो, अब लिखाओ, तू लिखाओ, सिखाएंगे सबको। अब एंगल आर को लिखाओ, हमको क्या लिखाएगा देखते हैं बुझा कि नहीं। AOB। अब शांत रहो, बट बदलना। तू एक और बोलो। हाँ अब हो गया। NOB। जी वैसे एन वो भी है। क्या BON नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या किरण इधर से आ रहा है। इधर रही है समझो ना, एक बार में नहीं होता है। अब कोई लिखेगा BON काट देना, कहना क्या काटा, मेरा मन है। ये तब लिखते AOB जब पूरा कोण बनता। पूरा कौन बनाते तब। तो यहाँ पर NOB लिखना हम इसलिए लिख रहे हैं चूँकि रे जा रही है O से B की तरफ, तो वो ये भी बता देगा। एक साथ कई इन्फॉर्मेशन होते हैं कोड वर्ड में, जिसे कहते हो ना, कोई कोड वर्ड मैसेज दिया है तो उस जैसे तुम लोग अपने में बात करते हो कोड वर्ड से ऐसे वैसे, इसका मतलब बहुत कुछ होता है। तो मैथमेटिक्स वही कोड वर्ड है। उस कोड वर्ड में इस प्रकार से लिखो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन समा जाए उस कोड वर्ड में, समझ में आ गया ना। और वो चीज़ मैथ सिखाते हैं, कोड वर्ड। जैसे रीजनिंग पूछा जाता है एग्जाम में, कोड वर्ड में पूछा जाता है ना कि एप्पल को लिख दिया जैसे 1 2 3 4, बॉल को लिख दिया 4 5 6, तो बताइए कैट को क्या लिखेंगे, पूछता है ना इस प्रकार से कुछ। अच्छा ये क्यों सिखाया जाता है, आगे काम होगा, मेरे सिलेबस में नहीं है, अभी सिलेबस पर है। वो तो रीजनिंग का हिंदी हुआ, इन्हें भी पता होगा क्यों ऐसा, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो पता है। मानसिक हाँ मानसिक टेस्ट तो अलग बात है, एक्चुअली रीजन सोचन शक्ति और भी चीज़ से बढ़ा सकते हैं ना। सोचन शक्ति तो तुम एक ही करो, मतलब मेडिटेशन करो, उससे बढ़ जाएगा तुम्हारा सोचन शक्ति। व्यायाम करो, और भी कार्य छोड़ो, अभी काम करना ही है, जब तुम लोग के बैच में पढ़ाएंगे तब पूछ लेना। यहाँ पर NOB यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं NOB। तो इसको हम लोग कह देंगे परावर्तन कोण। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, परावर्तन कोण। समझ रहे हो, फिजिक्स क्या पढ़े हो इससे पहले, पता चल रहा है। हाँ कहेगा कि 10 दिन हम ख़त्म कर देते हैं, अरे सब इंजेक्शन है, जल्दी बुखार छूटने में एंटीबायोटिक खिला देंगे, छूट जाओगा तुरंत। कहेगा और जल्दी सुई लगा देंगे, तब आता है ना डॉक्टर साहब सब। लेकिन आराम से दीजिए तो आयुर्वेदिक तरीका से इलाज करेंगे, मतलब कोई बिना टेबलेट्स का, भांग बथवा सब धीरे धीरे खिला करके इन्फेक्शन भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट्स, और वो खिलाएंगे तो कभी होगा भी नहीं जल्दी, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे उसका। तो जैसा कहता है डिमांड वैसा सप्लाई देते हैं। तो परावर्तन कोण हो गया, जिसे एंगल ऑफ क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ
उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिसिटी है, रिफ्लेक्शन है। ये बात हो गया आई के बारे में, ये बात हो गया आर के बारे में, है ना। एक बार फिर से देखते हैं। एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण है, और इसको कहेंगे हम लोग प्लेन मिरर। और फिर और कुछ इसमें ऐड करेंगे, एक ही बार कह देंगे तो फिर दिक्कत है ना। एक कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर लिया, उसके एक तरफ साइड्स को सिल्वर रजित कर दिया। उसके बाद एक लाइट सोर्स है, वहाँ से इस दर्पण पर लाइट इमिट करवाया, समझ में आ गया ना। जिसे हमने लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, आपतित किरण कह दिया। और वो दर्पण के जिस बिंदु से आकर मिली है या टकराई है, दर्पण के बिंदु से बोले हैं, उसको हम लोग आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। टकराने के बाद फिर जो किरण लौटी उसका नाम दे दिया परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु जहाँ है, यानी कि एक किरण जहाँ टकराई है दर्पण से, उस पर एक लंब खींचा जिसका नाम दे दिया अभिलंब, नॉर्मल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ये आपतन कोण हो गए। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ये क्या हो गए, परावर्तन कोण हो गए या परावर्तित कोण हो गए। अच्छी बात है। अब जब ऐसा करोगे एक्चुअली में, ऐसा जब रियल लाइफ में करते हैं, जैसे मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पर लाया है उसके लिए, क्योंकि कॉपी कलम पर तो उतना एक्यूरेट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन डायग्रामेटिकल हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और तैयार हो जाओ, दिमाग को दौड़ाना, आगे पूछेंगे खब रूल लटा होगा। ये सब परावर्तन के 2 नियम तल में होते हैं, हमको तले में पता है तल क्या होता है, होते हैं ना। कौन तल में होते हैं, समुद्र तल में कि धरती के तल में। अरे तुरटा होगा ना परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं, समुद्र तल में। इस तल से टकराया। कौन तल, तले नहीं समझते, समझाओ तल को, आगे बात करेंगे। अभी रखो क्वेश्चन कैसे दिमाग में, तब तक सोचो, आगे हम बता रहे हैं। खूब तुम लोग फांकी मारे हो 10th में। हैं तू मारा है कि तुम्हारा मास्टर फांकी मारा है, दोनों मारा है। तू पूछा नहीं उससे, तू बताएगा कहीं। हाँ ये भी बात है। अब तो बुझ गया कहाँ फांकी मारा है, उसको भी पकड़ कर लाओ, उसको भी सिखाएंगे फिजिक्स क्या होती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाएंगे। चलो तो समझो उस चीज़ को। जैसे एक प्लेन है, तल है, अभी नहीं समझाएंगे, मान लो ऐसे कुछ है, आगे रूल जब बताएंगे तो उस पर हम लोग 10 मिनट डिस्कस करते हैं सिर्फ उसी पर, तल समझाने में विद्यार्थी को वही समझ में नहीं आता है कि होते क्या तल, रट लिया खाली। वो इसीलिए काम भी नहीं आ पाता है। जिस तुम रट के देखेगा तो रियल लाइफ में, सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, रियल लाइफ में जोड़ के पढ़ते हैं, क्या हो रहा है हमको सब दिख रहा है, घूमते हैं चलता है कि यहाँ फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ केमिस्ट्री, क्या भोज खाता है कौन रूल अप्लाई होता है जी, समझो इससे, समझ में आ गया ना। भोज किसी खिलाना होगा तो कौन रूल समझ कहेगा, बांटो प्रसाद, बताओ हुंस रूल कहेंगे, हुंस रूल को फॉलो करते हुए कहेगा क्या होती है, तुम पढ़ना तो पता चलेगा, पूछो इससे, समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने बताया कि एक प्लेन है, एक तल है ना। तो किसी भी एंगल पर जितना मन करे उतना एंगल पर लाइट को इमिट करवाओ, इंसिडेंट करवाओ इस मिरर पर, और फिर रिफ्लेक्ट हो। जहाँ मिला है ना, इस जिस सरफेस पर लाइट तुम भेज रहे हो उस सरफेस पे एक लंब खींचो, जिस बिंदु पर ये लाइट टकराई है, लंब खींच दिया तो हमेशा ई लाइन और ई लाइन बीच में जितना एंगल होते हैं, और ये लाइन और ये लाइन बीच में जितना एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोई साइंटिस्ट होंगे जो इस चीज़ को काफ़ी एनालिसिस किए, ऐसा नहीं है कि बराबर होते हैं। नियम मतलब ये होते हैं कि कोई दिया होगा तब नियम बना है, समझ रहे हो ना। नियम मतलब ये होते कोई दिए होंगे, और कोई दिए होंगे तो वो काफ़ी रिसर्च के बाद दिए होंगे, काफ़ी सरफेस पर इस रूल को लगाए होंगे कि ऐसा सही में हो रहा है कि नहीं वाला, अलग अलग एंगल पर लगाए होंगे, अलग अलग लाइट सोर्स से लगाए होंगे, कभी कलर चेंज करके लगाए होंगे, तब वो नियम बनता। ऐसे ही कोई नियम नहीं है। वैसे ही नहीं हमने कह दिया है कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो सब सरफेस पर लागू, मतलब किसी भी प्रकार के दर्पण पर लागू होते हैं, हर एक सरफेस पर लागू होते हैं, समझ रहे हो ना बात को। जब रेगुलर सरफेस हो तब, क्या इरेगुलर सरफेस पर परावर्तन नियम लागू होते हैं? हाँ सर ये है। वो बताना था चाहिए हमको, नियमित परावर्तन नहीं बताए हैं, इसके बाद वो कह देंगे, चलो ठीक है। अच्छा चलो सुन लो, अच्छा इसको कंप्लीट कर देते फिर वो बताएंगे। ये कुछ समझा कि कितनों एंगल भेजो, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री, 50 डिग्री पर, कितना एंगल भेजो, ये रे आई और टकरा एलोटी के लंब खींचो,
किसी भी एंगल पर, तो हमेशा ये लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो इसके लाइन के बीच में एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये एक सेकंड लॉ भी है परावर्तन का, वो आगे देखेंगे, अभी लॉ पर हम ले जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में बताओ एंगल आई बराबर क्या होंगे, एंगल आर होंगे। हालांकि ये परावर्तन का नियम भी है, अभी उसको हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका समय अभी नहीं आया है चर्चा करने का, टाइम आएगा तो ही। आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ से वो जो अभी फिगर दिखाया है उस चीज़ में एक एनालिसिस और करो। उस एनालिसिस दौरान क्या होती है, ये जो आप किरण देख रहे हो इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण और ई प्लेन मिरर, इन दोनों के बीच का हेई कोण बन रहा है, समझ रहे हो ना। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का एंगल ये बन रहा है, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण बराबर की क्या होंगे, ये कोण आगे ज्योमेट्री प्रूफ कर देंगे। प्रैक्टिकली करके ऐसा देखा गया कि ये जितना एंगल पर तू इमिट करवाएगा किसी समतल दर्पण पर लाइट्स, ठीक उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगे वो दर्पण से बनाते हुए। और ये एकदम क्वेश्चन इंटरेस्ट में आते हैं, कभी टेस्ट में पूछ भी देंगे, अभी कह देते बाद में गलती मत करना। पूछेंगे कि एक समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण 10.5 डिग्री, सीधा नहीं बोलेंगे, कितना डिग्री बोलेंगे, 10.5 डिग्री कोण बनाते हुए टकराई है, तो बताइए परावर्तित किरण दर्पण कितने डिग्री कोण बनाएगी, 10 का ऑप्शन में 10 नहीं देंगे, देंगे 15। दोनों रटे हो ना, क्या रटे हो कि समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाता है, सब गलती किया है तुम लोग। समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, लेकिन आपतित किरण में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि लाइट्स वहीं से इमिट करवाया है जहाँ से पहले भी था, दर्पण घूमे कि नहीं घूमे। तो तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं, कितना डिग्री दिए थे हम एग्जाम में, हैं 120 डिग्री नहीं था, 5.5 डिग्री शायद था, कुछ ऐसे होगा, जो भी डिग्री होगा। तो मैंने क्वेश्चन कहा था कि एक समतल दर्पण को 5.5 डिग्री घुमा देंगे तो परावर्तित किरण दुगुना से घूम जाएगा, लेकिन आपतित किरण कुछ भी नहीं घूमता। ऑप्शन में दिए भी ये थे, गलती तू कर का है वो देखना खाए, वैसे अभी लोग समझ में आएगा क्या, इतना तक समझ में आया बात। अब इतना ही समझो कि जितना एंगल पर इंसिडेंट रे करवाएंगे इतना एंगल पर 30 डिग्री बनाते हुए इस समतल दर्पण पर रे टकरा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी समतल दर्पण से 30 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। ज्योमेट्री हम प्रूफ कर देंगे आगे, ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया और ज्योमेट्री भी प्रूफ हुआ, बात समझ रहे हो ना, मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ताकि आगे बोलेंगे फलना आदमी तो बूझ जाना इसी बारे में कह रहे हैं, बार बार इतना नहीं करके दिखाएंगे ना, कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम है आपतित कोण का पूरक कोण बोलेंगे। पूरक कोण बोलो किसे कहते हैं, का योग 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री हो, बराबर नहीं सिर्फ 90 डिग्री बोलो, कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, पूरक। 10 का पूरक, 80, 90 का पूरक, 90 है ना, या 0 डिग्री, 90 का पूरक, 90 पूरक क्या, 90 का पूरक 0 डिग्री, 0 डिग्री। रट लिया है खाली, शिकारी आएगा और क्या करता है, दाना छीटेगा तब नहीं दीपले जाल बिछा देगा, दाना छीटेगा और जाल बिछाएगा, मत फंसना, फिर फंस रहे हो तुम लोग। तोता तो रटा दिया मास्टर साहब कि जब दो कोनों का योग क्या डिग्री हो, 90 डिग्री, तब क्या कहते हैं उसे पूरक कोण। अभी पहले खुश कर दिए 10 का पूरक, धे बोला 80, 80 पूरे 10, तब पूछे 90 का पूरक, सीधा पूछते तो सोच लेता, इसलिए पहले नहीं पूछे। अभी तू रटे हो कि जब दो कोण को जोड़ते हैं 90 डिग्री पूछ जाएगा पूरक, 90 में कितना जुड़ेगा तो पूरेगा 0, 90 में 0 जोड़ दो घटा दो तो 90 का पूरक पूछेगा 0 और 0 का पूरक 90, सीधी सी बात है, फिर इसमें घबराने वाला बात क्या है, समझ रहे हो ना। आगे इसका यूज करेंगे, बिना काम कुछ भी डिस्कस हम नहीं करते हैं। तो इसे इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं आपतित कोण का पूरक कोण, इसका नाम दे देते हैं आपतित कोण का, समझ रहे हो ना, आपतित कोण का पूरक कोण। आगे समझाएंगे इस चीज को भी। और इसका नाम परावर्तित कोण का पूरक कोण, इसका नाम दे देते हैं परावर्तित कोण का एक ही पेज पढ़ाए आज क्या, इसी में घंटा चला गया। कितना टाइम तुम लोग के पास अभी है, 20 तो आप चलो नेक्स्ट पेज लाओ, इस पर अब उतना बात नहीं लिख सकते हैं, बहुत बात लिख दिया।
है ना। क्या बोलते हैं? फैन ऑफ करो। अच्छा वैसे हो जाएगा, इसको रहने दो। फिर रिफ्लेक्शन के लॉ तो लोग इतना है समाज में कि 5 मिनट में उड़ा देते हैं। चलो आगे। अब ऐसा नहीं करना, बहुत कंटेंट अभी है बात देने के लिए, बहुत चीज़ अभी बताएंगे इसके बारे में। अरे उल्टा लगा दिया, फिर तो उल्टा लगाओ सीधा करके। एगो तो खाना है यहाँ पे पीछे से है। क्या सोच रहा है बताओ हमको, ही हम भी हंसेंगे। ये लगे। कॉपी यार चेक करेंगे अभी फिर से क्वेश्चन। अरे इधर ही। अपने से चेक करेगा, ना आप हम सामने पर check भरोसा करो। नहीं है। है लेकिन चलो, और ये ऑन करो। आप चोरी डिस्कशन किए होगा। हम चोरी किए हैं? हैं। क्या किए हैं मार चोरी? दे दिए हैं। कम दिए होंगे तो ओवर रेटिंग किया होगा उस पर, सिंपल सी बात है। हैं? अब हर बार में एग्जाम आए लेट फिजिक्स और वाले rating ओवर का रेटिंग मार्क करते हैं हाँ सर। तब तुम्हारा इसी कारण से वो कहे तुम्हारा नंबर पीछे है, पता है ना। कहाँ भी दिखा देंगे पता चल जाएगा। कल तो बोले थे कि उसमें कारण दिखा देंगे, कॉपी देखो तब ना बात करेंगे। अभी उसको छोड़ो, अभी इधर कर लेते फिर वही बात करेंगे। कॉपी तो देख लेना पहले, तब तू खुद कहेगा ठीक है किए हैं। तू हाँ करवा लेंगे, तू हाँ करेगा। कैसे करवाएंगे हम जानते हैं। घास दिए थे उधर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। कहाँ गया लीड? इतना तक हुआ क्लियर इस पेज तक। अब पता चला परावर्तन इससे पहले क्या पढ़ी थी। लोग सोचता है कि वही दूगो है, आई या किरण गई हैं। फिजिक्स खत्म है, वैसे कहेगा तो वही ना, बोले 2 दिन में लाओ 1000 टका खत्म कर देते हैं फिजिक्स। एकदम नहीं छूटेगा क्वेश्चन, गारंटी है। एको भी नहीं छूटेगा, नॉमेरिकल हो कि सब्जेक्टिव हो। कितने दिन में पढ़ाएंगे? 2 महीने। एग्जाम के बाद 2 महीना वाला बात करता है। एग्जाम के लिए 2 महीना तो 10 बार घींच देंगे इसको। 2 महीना। चलो इधर देखो ध्यान से, पढ़ा रहे हैं ठीक से, कंसेप्ट दे रहे हैं, ले लो, मौका नहीं मिलेगा फिर। तो आपतित कोण का पूरा कोण, इस डायग्राम को फिर बनाते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें और लिखना हमको है, अभी नहीं लिख पाए हैं। तो देखो अब उतना बात नहीं लिखेंगे, अब जो नहीं लिखे हैं वो लिखेंगे सिर्फ, है ना। अब तू क्या करना, आधा पेज बनाना फिगर इसका, इंग्लिशो नाम हिंदियों नाम लिखना एक पेज पर। इसलिए रिवाइज करने में 5 पन्ने उल्टाना पड़ेगा, आधे पेज में सब रिवाइज हो जाएगा। इसलिए फिगर में जितना अधिक इन्फॉर्मेशन है सब चीज़ दिखा दो फिगर में, और लैंग्वेज में लिखो, ताकि रिवीजन करने के समय में फिगर से, पिक्चर से, फोटो से ज़्यादा अच्छा से क्लियर होता है। किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, मुकेश अंबानी ऐसा है, देखने में वैसा है, या किसी गॉड के बारे में भगवान बात करते हो, फोटोआ दिखा दो, अपने देख के समझ जाएगा क्या नहीं है। तो फोटो वही चीज़ करता है, चीज़ों को करते हैं क्लियर। तो मेरा एम होता है कि हर एक चीज़ को हम लोग पिक्चर से समझने का प्रयास करेंगे। अब चलो इसको झाँपते हैं, अब मैट्रिक वाला बताएगा तुम लोग। चलो बताओ, आने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। तीर ऐसे दिखाएं, कैसे दिखाएं? ऐसे। अच्छा, आने वाली किरण का आपतित किरण इससे टकराएगी, इसका नाम क्या देंगे? आपतन बिंदु। टकराएगा क्या, वापस लौटेगा ना, उसको क्या कह देंगे हम लोग? परावर्तित किरण। इस पर क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल कहेंगे। अच्छा, बीच से कौन क्या बोलेगा? आई। इसको क्या बोलेगा? आर। इसको ओ बोलेंगे। इतना बात हम लोग कर चुके हैं। अब जैसे मैंने पूरा पूछा था अभी, इसने बताया कि जब 2 कोणों का योग कितना डिग्री होते हैं? 90 डिग्री, उसे कहते हैं पूरा कोण। ठीक है। अच्छा, अब तुमने खुद शुरू में बताया, अभी इसने बोला कि ये अभिलंब नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो इस पर लंब होंगे, इस लाइन्स पर, यानी कि ये और ये, इसके बीच से कोण क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। एक का पूरक 89, 2 का पूरक 88, x का पूरक x का पूरक है ना। क्वेश्चन उठने वाली क्या पूरक समझते हैं पहले, पूरक को अच्छे से तब आगे बढ़ेंगे। रट ली हो तो बोलो x का पूरक X +89 एक्सप्रेस आई नहीं होगा। फिर से सुनो, 1 का पूरक 89 कैसे बुझाए? 89 1 और 89 जोड़ेंगे 90। 90 पूरेगा। या दूसरा तरीका क्या है, 90 में से घटा दो। जैसे जिसका पूरक हम पूछते हैं ना, 1 का पूरक पूछे, 90 में से क्या किया है? पूरक निकला ना। 1 का पूरक बोलेंगे ना, अब बोलो 90 - 1, 89 ही कहना है। क्या बोलना है? 90 - 1 बोलो। 1 का पूरक 89 अब बेवकूफ़ नहीं हाँ, था। सर।
एक का पूरक, 90 माइनस 1, 2 का पूरक, 90 माइनस 2, 3 का पूरक, 90 में से 3 घटा, 5 का पूरक, 90 माइनस 5, x का पूरक, 90 माइनस x। बुझा? जी जैसे बोल रहे हैं बोलो, हम मिलाओ। अब बोलो i का पूरक, 90 माइनस i। इसीलिए इसको आपतित कोण का पूरक कौन बोला? अब बात बुझा? जी सीधा कहते नहीं भाई तो नहीं बुझता, ऐसे होता है काम। और कभी भूलेगा? अब बोलो b का पूरक, 90 माइनस b, समझ रहे हो ना? है तो पूरक ही, लेकिन यहाँ तो उसका यूज है। तो तू 9th में पढ़े हो पूरक, 1 2 वाला कह दिया, और यहाँ पर तू कहे नहीं हो, तो पूरक पढ़ का फायदा क्या हुआ तुमको? सिर्फ 9th में हुआ ना। पढ़ने का मतलब है जो यहाँ पढ़ते हो एकेडमिक आगे कोर्स से वहाँ भी काम आना चाहिए, तब हुआ पढ़ने का मतलब। अब बोलो ये आर है, आर का पूरक 90 माइनस आर होगा, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो तुम। तो ये क्या हो गया? 90 माइनस आर। चूँकि ये आपतित किरण है, इसीलिए इस एंगल को आपतित कोण का पूरा कौन। पूरक कोण हमने नाम दिया। और ये नाम क्यों दिया अब क्लियर हुआ? जी और चूँकि ये परावर्तित किरण है, इसीलिए इसको हमने कहा परावर्तित किरण। परावर्तित कौन का? क्या लिखा है? आपतित कोण, परावर्तित कोण कहा, ठीक है। इसको आपतित कोण का पूरक कोण कहा, इसको परावर्तित कोण का या परावर्तन कोण का पूरक कोण। परावर्तित और परावर्तन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना? क्या इतना हुआ क्लियर सबको? पूरक याद है? कोई कहता है ना हमको पूरक परिभाषा याद है, हम बुझे तभी इसको पक्का याद नहीं है, झूठ बोल रहा है। अब बुझा के झूठ बोल रहा है, फंस जाएगा ना। अब यदि तू सीधे कहता है एक पूरक 89, तो क्या समझ पाता है? चीज़ को नहीं समझ पाता, इसलिए जैसे कह रहे हो वैसे कहो। अच्छी बात है, समझ गए हो। अब बताओ, अब आगे जब पढ़ेंगे आई बराबर आर होते हैं, वो बात की बात है। कितना टाइम हुआ है? 10 है। चलो आगे और कुछ बता देते हैं। अब आगे वो नियमित परावर्तन है, हालांकि हमको आज डिफिनेशन सुन लेते हैं। यदि मैट्रिक्स में डिफिनेशन आ गए हैं, एक बार लिखने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे वो बता देते हैं। बाकी सब चीज़ कह दी हैं, वो एक बार सीख लो, फिर आगे बात करेंगे। पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है? अपने भाषा में लिखो। कॉपी में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। कॉपी में नोट्स तुमको जो हम देंगे वो सिर्फ इसलिए है, भूल जाओगे तो रिवीजन के लिए, बाकी सब चीज़ यहीं याद करना है। समझ रहे हो ना? बोलो आने वाली किरण को क्या कहेंगे? या जो किरण दर्पण से टकराए उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। यही लिखना है एग्जाम में। कोई नहीं काटेगा नंबर, जो काटेगा तू फाइट करना। एग्जाम्पल चित्र बना देगा ना फिर। कहेगा तब ना, डिफिनेशन कहेगा तब। वो बात की बात है, क्या करना नहीं करना है। अभी क्या लिखना है वो समझो। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए अलग से हम 2 दिन क्लास लेते हैं, कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। पहले डिफिनेशन सुनो। आतित सर समझ गया? बोलो इसका डिफिनेशन। किसका? आप परावर्तित किरण का। जब आपतित किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। बोलो दूसरा माध्यम का है, एक ही माध्यम तो है। एक ही माध्यम। कहेगा दूसरा माध्यम समझना है, उस चीज़ को देखो। मेरे पास डिजिटल इमेज होगा, अरे पढ़ लो फिजिक्स, फिर मौका कहाँ मिलेगा फिजिक्स पढ़ने का। जैसे मान लो दूसरा माध्यम कहेगा ना, जैसे तू मान लो ये व्यक्ति है खड़ा यहाँ पर, इसके सामने मिरर रखा हुआ है, और यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, कोई टॉर्च इस पर जला रहे हैं। टॉर्च रोशनी कहाँ पर रहेगा? इस मिरर पर। और टका कर कहाँ जाएगा? आदमी के मुंह। अच्छा, लाइट भी निकल रही हवा से, जी। आदमी हवा में। क्या आदमी पानी में थोड़े घुसल है? नहीं है, तो माध्यम एक ही हुआ, हवा ही सिर्फ उपस्थित है, तो माध्यम का चेंज हो रहा है। जिस मीडियम आई फिर उसी मीडियम में लौट गई है लाइट्स, है ना? तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे? डिफिनेशन। हाँ, तो परावर्तित किरण का, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, बात खत्म हो गया। या दर्पण से टकराने के बाद जो किरण लौट जाती है उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन कोण का डिफिनेशन बोलो, इस सबको पढ़ाना याद करना पड़ेगा ना, इसीलिए। हाँ बोलो डिफिनेशन क्या लिखेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण का कोण का डिफिनेशन बोलो, परावर्तन कोण का। अभिलंब और परावर्तन कोण के, परावर्तित किरण। किरण के बीच देखो बने सीधा कोण। देखो, जब भी कोई कोण बनेगा ना, तो तू ही कहता कि लाइन के झुकाव को, यही कहते डिफिनेशन। वही एक एक चीज छुपा हुआ है उसमें। कोण का डिफिनेशन बोलो, वही आई है, कुछ नहीं है अलग। कोण का कोण किसे कहते हैं? एंगल किसे कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को। यहाँ रेखा की जगह पर रे है, जी। रेखा की जगह पर यहाँ पर कौन है? रे। तो यहाँ तो कौन बोल रहे हो, तो किसी रे का बीच का बोलेगा ना। तो आपतन कौन बोलेंगे तो किसी किरण के बीच बनता होगा कौन। आपतन कौन बोले किसी किरण के बीच बनता होगा।
तो सिंपल से आपतन कौन बोल रहे हैं, तो आपतित किरण के बीच में बनेगा। परावर्तन कौन बोल रहे हैं, तो परावर्तित किरण के बीच में बनेगा। और अभिलंब बीच में बनेगा कौन? अब बोलो आप परावर्तित, इसका आर का बोलो डिफिनेशन। अभिलंब और आप परावर्तित किरण के बीच बने कौन जब बन रहा किसी किरण के बीच में बनेगा? जी। एगो तो वो जो नाम पर रखा गया वो खुद किरण, एगो बिचौलिया अभिलंब है, जो दोनों में आते हैं। बिचौलिया अभिलंब दोनों में आते हैं। जी। कि क्या दिमाग में गया डिफिनेशन? जी। याद नहीं करना है। अब इसका डिफिनेशन बोलो, आपतन बिंदु के डिफिनेशन बोलो। आपतन बिंदु का, जब आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है और जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु का नाम दे दिया है आपतन आपतन बिंदु। तो यही कुछ डिफिनेशन है। अभिलंब डिफिनेशन बोलो। अभिलंब, हाँ आपतित किरण और अच्छा, अभिलंब कहाँ डाले हुई बताओ? आपतन बिंदु पर। उसी को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जी। तो इतना बात हो गई, और इससे फिर हम लोग कुछ आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, हालांकि इसके बाद पढ़ाते हैं, इसके बाद अब परावर्तन के नियम पढ़ाएंगे। उससे पहले 2 टॉपिक्स यहाँ पर माइनस लगे। माइनस ही तो दिए हैं। अच्छा, माइनस नहीं, हमको लगा यही माइनस है। हमको लगा यही चमक रहा था माइनस आँख पर, इसीलिए देखे नहीं थे। समझ गए हो तब खुद से सही करो। इसके बाद हालांकि पढ़ाते हैं परावर्तन के नियम, लेकिन 2 टॉपिक ध्यान से उतर गया था उस वक्त, उसको देख लेते हैं फिर वहाँ चलेंगे। माना उसको तभी देखबे नहीं किए थे, इसलिए तो किताब रखते हैं, नहीं तो कहीं से कहीं घिस देंगे। पढ़ा रहे ये पहुँच गए कौन और टॉपिक रखते हैं ताकि मार्क से भटके नहीं, इस कारण से। अब फिर भी देखो रखे थे, फिर भी उधर नजर नहीं गया मेरा। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर देखो, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। चांदी क्या है? सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब चांदी पर मारेगा ना लाइट, खूब वैसे भी चांदी, लोग चांदी काहे पहनता है? क्योंकि चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वो लाइट्स को अधिक रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस पर लाइट आ रहा है ना, ठहरने ही नहीं दे रहा है, तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन मिरर समतल दर्पण में उससे क्या है? कम है। सोचो फिर से, और भी इसमें कई बार ध्यान से सोचना। इसमें जो लिखे हुए हैं किताब में, एक लाइन के ऊपर हो, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। फिर हम कहेंगे अच्छा ये तू बोला, अब बोलेंगे हम इसीलिए चांदी का यूज पहनने में जेवर के रूप में किया जाता है। फिर उसमें है, हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? जो ज़्यादा चकाचक, जो लाइट का इधर उधर ज़्यादा अच्छा चमकता है उस चीज़ का ना। और चांदी फिजिक्स कह रहा है कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। मतलब चांदी पर लाइट आएगा, वो धुएँ कर देगा रिफ्लेक्ट, जितना आएगा बहुत अधिक लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं चांदी। एब्जर्व वो करता उड़ता नहीं है, इसीलिए चांदी उतना चमकदार है। कुछ पता चला? और लोग उसको यूज करते हैं। और दूसरा लिखा है, चूँकि चांदी तो महंगा है, तो उसके बाद हम लोग परावर्तक सतह के रूप में यूज करते हैं किसका? समतल दर्पण का यूज करते हैं। समझ में आ गया ना? कांच का, जो समतल दर्पण क्या है? वो तो कांच ही है। कहेगा नहीं मानेंगे, कहेंगे फोड़ कर देखो। गाड़ी में जो लगा होता है, वो आगे में जो ड्राइवर के आगे में शीशा जिसके पानी साफ हो करता है, वो भी, उसको भी तू समतल दर्पण का यूज कर सकते हो। कहेंगे नहीं, जाओ एगो लेना पेंट कर देना तो अपना फेस दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो वो भी क्या है? वो भी हाँ वही चीज़ है। समतल दर्पण नहीं कर सकते हैं, वो भी परावर्तक सतह है। इसके बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो आप बताओ, समतल दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक सतह के रूप में काम कर सकते हैं या चांदी? चांदी। कारण समझ में आ गया? तो लेकिन वो महंगा होने के कारण उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, वो कॉस्टली है। इस कारण से क्या हो चुका है क्या? चलो अब नहीं पढ़ाएंगे, दिन खेप लिए ना। ये पे तो पेज रह गया, इस पे करने दो। कल इसी पे तो फिर आगे कर लेंगे। कार्बन सही थी। हाँ ठीक है, एक ही पेज पढ़ाएं और 1 घंटा समय चला गया। 1 घंटा तो